हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग में। आज की क्लास 10th के लिए है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डील कर रहे थे, इसे एनालाइज कर रहे थे और इसे छोटे से छोटे पॉइंट को आपके लिए बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने करंट के बारे में डिस्कस किया था। करंट कैसे कंस्टिट्यूट करता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, लेकिन डायरेक्शन हम इसका अपोजिट लेते हैं, कन्वेंशनल करंट से अपोजिट लेते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि करंट एग्जीक्यूट कर गया, लेकिन क्या हम जितना करंट थ्रो कर रहे हैं सर्किट में, जितना करंट हम सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, क्या आउटपुट हमें उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं जितनी भी बात आपको समझा रहा हूं, जितना भी मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन समझने में कुछ न कुछ ड्रॉप जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहेगी, जिसको आप सब्सिक्वेंटली कवर अप करते हैं। यहां सब्सिक्वेंट कवर अप नहीं होगा, लेकिन करंट का ड्रॉप होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जितनी करंट हम दे रहे हैं वह उतना फ्लो हमें नहीं मिलता है। यदि हम वाटर को 10 लीटर ऑफ वाटर को किसी भी सरफेस पर यदि फ्लो कराएं, तो जब यह फ्लो होकर के जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये वाटर के क्वांटिटी में कमी आए। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल एक डिफरेंट एग्जांपल है। इसको हम डिफरेंट एम्पलीट्यूड से, डिफरेंट एनालिसिस से समझेंगे। और इस क्रम में मैं आज एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। यह देखा गया कि रिलेशनशिप डेवलप किया गया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। यदि हम एक सर्किट लेते हैं, जो आपने कॉमन सर्किट ली थी, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 सेल को कनेक्ट किया है बैटरी में, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ डिफरेंट है। यदि हमने 4 सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो ये डबल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंगली करंट बढ़ता है। और यह देखा गया कि ये जो रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, यह ऑलमोस्ट फिक्स होता है फॉर ए गिवन सर्किट। तो V/I इज ऑलमोस्ट फिक्स, that is constant for a given circuit. गिवन सर्किट क्यों? यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया तो I की वैल्यू चेंज होगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेसिस्टेंस का, और इस रिलेशन को इस्टेब्लिश किया ओम ने, इसलिए इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसका नाम यह दिया गया। ये एक ओम साहब एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1827 में इस लॉ को इस्टेब्लिश किया। पूरा नाम इनका था जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में
ये लॉ इस्टेब्लिश किया इन्होंने, और इससे यह गवर्न किया गया, इससे यह एनालाइज किया गया, इससे यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि V अपॉन I का जो रेशियो है यह कांस्टेंट होता है। तो साइंटिस्ट ओम के हिसाब से 1827 में ये लॉ इस्टेब्लिश किया गया कि V जैसे जैसे चेंज करता है वैसे I की वैल्यू चेंज होती है। कहने का मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। वाटर फ्लो में भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे हाइट चेंज होती है वैसे वैसे फ्लो ऑफ वाटर चेंज होता है। यहां पर भी यह चेंज इस्टेब्लिश किया, और इससे एक रिलेशन आया कि यदि V इक्वल टू हम करें तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होगा इस साइन को हटाने के लिए। तो यहां पर R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, R इज कांस्टेंट ऑफ proportionality called resistance। और ये देखा गया कि फॉर ए गिवन मेटल, मान लीजिए कि ये कोई मेटल है, ये कोई कंडक्टर है, या ये कोई मटेरियल है, R की वैल्यू यह फिक्स होगी। लेकिन यहां इस कंडीशन के बाद एक चीज और कहा गया कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो आपने सेम रख लिया, लेकिन अदर पैरामीटर्स शुड रिमेन सेम। अदर पैरामीटर क्या? टेम्परेचर हम चेंज नहीं करेंगे। टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है रेजिस्टेंस में। कैसे, यह हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे जब मेटल के बिहेवियर की बात करेंगे या कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन आप यह समझें कि यदि हमने एक सेटअप लगाया, उस सेटअप का अदर पैरामीटर, कम से कम टेम्परेचर की बात तो जरूर कर लें, प्रेशर, ये सारा हमने पूर्ववत रखा है। जो पहले था वो बाद में है, तो ये रिलेशन हमारा एस्टैब्लिश्ड रहेगा, और इससे हम लिख सकते हैं V अपॉन I, जिस रेशियो की बात मैं अभी कर रहा था कि एक सेटअप में ये करीब करीब फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। तो ये मुझे लगता है कि आपने इतनी बात तो समझ ली है। अब हम बात करते हैं इस रेसिस्टेंस के यूनिट की। रेसिस्टेंस के यूनिट की बात यदि करें तो हमने लिखा R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। रेसिस्टेंस की यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर हुई, लेकिन चूंकि ओम साहब ने इसका एक कंसेप्ट दिया था, तो इस यूनिट को हम ओम कहते हैं, ओम, एंड इसे हम सिंबलाइज करते हैं कुछ ऐसे। यदि हमने 2 रोटेशन दे दिया तो वो बल्ब हो गया सिंबल में, लेकिन यह स्मूथ सिंगल रोटेशन है, तो दिस इज कॉल्ड ओम्स। ये ओमेगा भी कहलाता है। तो इस ओम को, इस तरह का सिंबल हम ओमेगा के लिए भी बनाते हैं। इसे हम यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि R और I में क्या रिलेशन है। यदि हमने V को कांस्टेंट कर दिया तो R और I में क्या रिलेशन है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको दूसरे शब्द में लिखें तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दूसरे शब्द में हमने इसलिए लिखा कि हमने R की वैल्यू को चेंज करना है। R की वैल्यू को हमें घटाना और बढ़ाना है। मान लें कि हमने R की वैल्यू बढ़ा दी,
तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, और आर की वैल्यू यदि कम कर दी तो आई की वैल्यू ज्यादा। आर ज्यादा आई कम, आर कम आई ज्यादा। तो ये जो वैल्यू कम और ज्यादा हम कर रहे हैं, इससे यह शो होता है कि रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट के फ्लो को। जिस तरह से हमारा मेंटल ब्लॉकेज रेसिस्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को, उसी तरह से रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट के फ्लो। अब यदि करंट का फ्लो बेहतर हो रहा है, जो गुड कंडक्टर में होता है, बहुत अच्छे से करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा, जैसे इंसुलेटर, तो वहां पर हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू कम या कमतर या जीरो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, मान लें कि ये एक कंडक्टर है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब करंट फ्लो क्यों करेगा? करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। मान लें इसका पोटेंशियल हमने पॉजिटिव कर दिया, इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में तो करे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन करंट के फ्लो में कुछ और बैरियर हैं। इसमें जो एटम्स हैं, ये छोटे छोटे एटम्स, ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं, इसके बीच में भी एक इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है, इंट्रा एटॉमिक बॉन्डिंग है, एटम एटम के बीच की बॉन्डिंग है। तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, कहने के लिए नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इट इज नॉट दैट फ्री कि इट कैन मूव एनीवेयर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये एटॉमिक बॉन्डिंग उसे फ्री इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करता है, जिससे हम फ्लो करने से उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेसिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो एक बैरियर यह भी है, एटम एटम के बीच का इंटरेक्शन। अब साथ में एक कंसेप्ट मैं और बताना चाहूंगा आपको। एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है रियोस्टेट। ये सिंबलाइज हमने लास्ट डे किया था, लास्ट डे आपको रियोस्टेट का सिंबल हमने बताया था। आज मैं बताता हूं कि रियोस्टेट होता क्या है। सिंबल में मैंने बताया था कि कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस है, इसको चाहे तो आप यूं क्रॉस कर दो, या रेजिस्टेंस है, इसको आप यूं कर दो, तो ये रियोस्टेट कहलाया, रियोस्टेट। अब ये कंपोनेंट करता क्या है? दिस इज रेगुलेटिंग करंट। कैसे करंट करेगा रेगुलेट? क्योंकि इससे वेरिएबल रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, करंट कम हो रहा है, और सर्किट सेम रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स है, उस बॉक्स में जिस रेजिस्टेंस को हमने सर्किट से कंडक्ट किया, कनेक्ट किया, जिस रेजिस्टेंस को उसके साथ हमने जोड़ा, वह रेजिस्टेंस प्ले में आ जाएगा, वह रेजिस्टेंस करंट को गवर्न करेगा। ज्यादा यदि रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट कम हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस है तो करंट ज्यादा आएगा। तो यह कंडक्शन का एक थ्योरी है, यह कंडक्शन का एक एस्पेक्ट है। अब हमने इसको देखने के लिए, इसे टेस्ट करने के लिए एमीटर यदि लगा देते हैं, तो उससे पता चलता है कि यदि रियोस्टेट से हमने करंट को डबल कर दिया, ammeter reading is half if R is doubled, and ये डबल हो जाएगा
इफ R is half। तो इस तरह से इसके वेरिएशन को देखा गया है। इसका मतलब हुआ कि हमें रेसिस्टेंस के इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझना चाहिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात आती है, क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मान लें कि हम है, क्या रेसिस्टेंस इसका थ्रू आउट सेम रहेगा? इसके पैरामीटर, इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर यदि हम चेंज कर दें तो क्या इसमें चेंज होगा, या रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू उतनी ही आएगी यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? तो इसे देखने के लिए फिर हम एक्सपेरिमेंटल इस पर जाते हैं। ये देखा गया कि यदि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल तो करंट की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी यदि इसे बढ़ा देंगे। इसे आप यूं देखें कि हम रेसिस्टेंस के टर्म में पहले समझते हैं कि यदि R को हम कोरिलेट करें L से, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ को जब डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस डबल हो गया, रेसिस्टेंस डबल होगा तो करंट हाफ हो जाएगा। तो ये एक इंटर रिलेटेड पॉइंट है। और साथ में R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि हम बढ़ा देते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कम हो जाएगा। अब यहां भी इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को हम यूनिफाई कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और इससे हमें मिल रहा है R इज इक्वल टू, ये एक नया हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया। नया कहने का मतलब ये हमारे कन्वेंशन में है, लेकिन आपकी नॉलेज में ये अभी पहली बार आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू R इक्वल टू रो L/A। यहां पर रो क्या है? रो इज कांस्टेंट ऑफ proportionality called resistivity of an element। अब आप देखें इस फॉर्मूले से R को हम एक कांस्टेंट कह रहे थे। एक मेटल के लिए यदि मेटल में यदि कोई टूट फूट नहीं है, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो R की वैल्यू तो सेम आ रही थी। लेकिन यदि इसमें हमने चेंज किया, यदि इसे हमने मॉडिफाई किया, यदि इसे हमने वेरिएबल बना दिया, तो R की वैल्यू सेम नहीं है, वह L और A के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है, रो है, ये एक मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। एक मेटल के लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू या फिक्स होगी। अब जो मेटल होते हैं और एलॉय होते हैं, दे आर सेड टू बी गुड कंडक्टर, मेटल्स एंड एलॉय। आप आगे जाओगे तो आगे आप बैंड थ्योरी पढ़ोगे, जिसमें कि गैप होता है, गैप ओवरलैप कर जाए तो यह मेटल होता है, और गैप यदि ब्रॉड रहे तो यह इंसुलेटर होता है। ये आगे आप देखेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अदरवाइज आप 12th में तो ये पढ़ ही रहे हो। तो यहां मेरी बात ये आ रही थी कि मेटल और एलॉय का रेसिस्टिविटी लो होता है। यदि हम बात करें रो मेटल और एलॉय, तो
ये एक ऑर्डर का होता है, से 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6। लेकिन अब इसकी यूनिट क्या हो, रो की यूनिट क्या होगी? यहां से यदि हम देखें तो R इंटू A अपॉन L, R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। R की यूनिट ओम, एरिया SI यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर इज इट्स यूनिट। तो हम कैसे लिखेंगे? ये ओम हो गया और ये मीटर हो गया। तो दिस इज द रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर मेटल्स एंड एलॉय। इसी रेंज में आपको मिलेगी। जो बेहतर होगा उसके न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और कम हो जाएगी, और जो थोड़ा सा कंडक्टिविटी स्लो करेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, और हाई होती भी है। इसकी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर की, ये यहां पर आप पावर क्या देख रहे हो? माइनस में है, और आगे आप क्या देखोगे? पावर प्लस में है, और ये हाई भी है, ये पावर आएगी। तो आपने देखा कि इंसुलेटर के केस में रेसिस्टिविटी ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा आएगा। कोई भी लेंथ लेंगे ज्यादा आएगा। मेटल के केस में रेसिस्टिविटी कम है, तो रेसिस्टेंस भी कम आता है। लेकिन ये रेसिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी हो, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दोनों टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस यदि बढ़ रहा है इसका मतलब है रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अब यदि हम बात करते हैं कि एलॉय की और क्या क्वालिटी होती है, या मेटल की और क्या क्वालिटी होती है। मेटल टेम्परेचर डिपेंडेंट तो हुआ, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, लेकिन यदि इसे हम एलॉय के फॉर्म में ले आते हैं, इसका ऑक्सीडाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। कहने का मतलब बर्निंग इसकी स्लो हो जाती है। यही कारण है कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसमें हम एलॉय का यूज करते हैं। नाइक्रोम एलॉय के बारे में आपने सुना है, देन टंगस्टन मेटल के बारे में टंगस्टन के बारे में आपने सुना है, और इन सभी को हम इसलिए यूज करते हैं कि टेम्परेचर यदि बढ़ भी जाए तो यह तुरंत बर्न नहीं करे, या तुरंत मेल्ट नहीं करे, या तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं हो। इसलिए ऐसे एलॉयज का, ऐसे मेटल का हम यूज करते हैं। तो ये बात थी ओम्स लॉ की। लेकिन आगे एक क्वेश्चन आता है, क्या ये ओम्स लॉ, यदि मान लें कि ये एक मेटल स्ट्रिप है और ये दूसरा मेटल स्ट्रिप है, इस दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या ओम्स लॉ एप्लीकेबल है? क्या ओम्स लॉ इस दोनों कॉम्बिनेशन पर या मल्टीपल कॉम्बिनेशन में हम इसे यूज कर पाएंगे? देखते हैं। यह अप्लाई हम ओम्स लॉ को कर सकते हैं, सिर्फ हमें देखना है कि करंट की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंजेबल है, और ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट। वन इज सर्किट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। There are two types of combination of circuit. One is called series combination and other is called parallel combination. हम देखेंगे कि इसमें हम क्या
डिराइव कर सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट की। जैसा अभी डिस्कस हुआ, एक कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो रेसिस्टेंस होगा वह एक दूसरे से बैक टू टॉप कनेक्टेड रहेगा, एंड टू एंड कनेक्टेड रहेगा। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो आपको रेसिस्टेंस मैंने सिर्फ बना दिया, ये मान लें कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है, लेकिन अभी सर्किट तो पूरा नहीं हुआ है। सर्किट पूरा करने के लिए सबसे पहले कम से कम एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होगा, जिसे आप सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हो। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया। अब एक की भी चाहिए, मन मुताबिक इसे जब ऑन करना है, जब ऑफ करना है, तो एक की भी लगा दिया आपने और इस सर्किट को आपने पूरा कर दिया। लेकिन पूरा करने में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, करंट इधर से फ्लो किया, ये गया, ये गया। अब हम यहां पर, जैसा आपको हमने बताया था कि यदि इसमें हम एक करंट के फ्लो को देखने के लिए लगाएं तो एक डिवाइस जिसका नाम है एमीटर, वो कनेक्ट कर दे सकते हैं। बताएगा कि करंट, क्या करंट आ रही है और कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया हमने, क्या किया। और यदि सीरीज की जगह पैरेलल में हमें लगाना हो तो कौन सी डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस नापने की डिवाइस, वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। तो ये वोल्ट मीटर हो गया। तो ये करंट के फ्लो को हम देख रहे हैं इस सर्किट में, ठीक है। अब आप देखें कि करंट यहां से गया, आई करंट, यही करंट इधर भी जा रहा है और यही करंट यहां पर भी जा रहा है। तो आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो टर्मिनल पर हम यदि देखेंगे तो आई से ये आई करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन यहां पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, या V1 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और ये पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और ऑल टुगेदर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ गया। अब मान लें कि इस सर्किट में सारा रेजिस्टेंस हमने हटा दिया, ये रेजिस्टेंस हटा दिया, और एक रेजिस्टेंस ऐसा लगाया, करंट की वैल्यू हम मॉनिटर कर रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपके पास है। एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जिस रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस हमें, या करंट की फ्लो उतनी ही मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, उस पोटेंशियल डिफरेंस में करंट की फ्लो उतनी ही मिल रही है जितना पहले मिल रहा था। तो इसे हम आर इक्विवेलेंट कह देंगे, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट को हमें यदि कैलकुलेट करना है तो यहां पर आप देखें V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यही आर इक्विवेलेंट है, आई आर। V है और I करंट जो फ्लो कर रहा है वह। तो ये करंट जो आपने यहां पर V1, V2, V3 के टर्म में दिया था, तो हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस से IR1, उसी तरह से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, एंड V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3।
तो ये सम करना है हमें, V1, V2 और V3 को ऐड करना है। कर लें यहां पर ऐड, तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR। ये भी क्या है? IR1, IR2, IR3, जिससे कि हमने I को कॉमन लिया। ये I और ये I हट गया। कहने का मतलब जिसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट कह रहे थे, R कह रहे थे, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। ये सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात हमने की। यह कॉम्बिनेशन इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसमें रेसिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। अब यदि हम बात करें दूसरे टाइप की कॉम्बिनेशन को, जिसे हम रेसिस्टेंस इन पैरेलल कहेंगे। रेसिस्टेंस इन पैरेलल करने की बात यह है कि यहां पर यदि हम देखेंगे तो करंट की ब्रांचिंग होगी। कैसे? मान लें कि यहां तक करंट आ रहा है, ये एक सेगमेंट है करंट का, ब्रांच होकर के गया। एक दूसरा सेगमेंट है, ये भी ब्रांच्ड है, और ये एक तीसरा सेगमेंट है। 3 ब्रांचिंग हमने कर दी। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और इसे फिर हमने मिला दिया और इधर से करंट निकल रही है। ये तो हमने रेसिस्टेंस बनाया। अब वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में हमने लगा दिया, V ये लगा दिया पैरेलल में। लेकिन सर्किट में ड्राइविंग फोर्स ऑफ EMF चाहिए हमें, तो यहां पर एक बैटरी लगाएं। ये बैटरी लगा दें, साथ में एक की लगाएं, और साथ में एक करंट मेजर करने के लिए एक आमीटर लगाएं। करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव, ये करंट गया, यहां तक I करंट आ रहा है। अब इसमें मान लें हम I1 करंट जा रहा है, ये ब्रांचिंग हुई तो I2, और ये I3, ये कनेक्टेड है। करंट गया और यहां से निकल करके ये भी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहां पर भी I करंट अब निकल करके आ रहा है, और ये सर्किट में आकर के अमीटर को ये रीडिंग दे रहा है। अब आप देखें, V इज इक्वल टू IR था, V इक्वल टू IR था। इसका मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। यदि V अपॉन R इज इक्वल टू I है, तो यहां से I1 जा रहा है, रेसिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। I2 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R2, एंड I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। यही हो रहा है। अब हमें क्या करना है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। सम करना है, तो दिस इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V को कॉमन ले लें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
दिस इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लें आप, V बाहर है, दिस इज इक्वल टू R1 R2 R3, एलसीएम हो गया, R1 कैंसिल तो ये R2 प्लस R2 R3 रह गया, प्लस R2 कैंसिल R1 R3 रह गया, प्लस R3 कैंसिल R1 R2 रह गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट? V अपॉन R। अब ये V और ये V कैंसिल हो गया, कहने का मतलब इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें, दिस व्हाट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इसे हम, ये डिनोमिनेटर में आया है R पैरेलल, V से V कैंसिल हो गया है, तो R पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 R3 इज अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ये आपका एक रेसिस्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकल आया। अब आप देखें कि यहां पर यदि हमने दो ही रेसिस्टेंस को लिया हुआ है, से R1 एंड R2, ये R2, फिर क्या हो जाएगा, जनरली आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टेंसेस पूछा जाएगा, तो यहां जो आपको फॉर्मूला मिल रहा था, this formula will be used up to this point, that is V upon R is equal to V 1 upon R1 plus 1 upon R2। अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस, ये मैं दो की बात कर रहा हूं, तो ये V अपॉन R है, और यहां पर भी आपको एक V है, ये V और ये V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। और यदि इसे हम फिर से रेसिप्रोकेट कर दें, R की वैल्यू यदि हमें लेनी हो तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो वाले केस में R की वैल्यू यदि हो दो रेसिस्टेंस वाले में, तो ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ये दो रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन जो कि दो तरह का हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक कॉम्बिनेशन में करंट की ब्रांचिंग हो रही है और दूसरे में V चेंज हो रहा है। आगे के क्लास में मैं ये बताऊंगा कि करंट की ब्रांचिंग हो रही थी तो एमीटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाया जाता है, ये आगे के क्लास में आप देखेंगे। बने रहें हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। CMJ प्रखर में बने रहने के लिए धन्यवाद।